ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फॉर हायर स्टडीज। सो आज हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए फॉर एडमिशन एंड स्टडी वीजा। हाय शिल्पी, वेलकम टू द शो। थैंक यू प्रेरणा। सो शिल्पी, आप इतने टाइम से ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट। सो आप ऑस्ट्रेलिया को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन कैसे देखते हैं इन करेंट टाइम एंड फ्यूचर? प्रेरणा, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन की एज ए स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है, जो हमें लगता है आज भी है और अगर आप देखेंगे तो वो कल भी रहेगा, राइट। और उसके पीछे बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण स्टूडेंट फर्स्ट चॉइस को अपनी ऑस्ट्रेलिया रखते हैं। अगर हम बात करते हैं उसमें से एक फैक्टर एजुकेशन सिस्टम की, वो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही सिमिलर है इंडियन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की तरह। और अगर हम बात करते हैं पॉलिसीज़ की गवर्नमेंट की, तो उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसमें से एक पॉलिसी आती है उनकी वर्क राइट्स की। तो दे इंट्रोड्यूस की आपको, अगर आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हो तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास वर्क राइट है ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, और वो वर्क राइट उनके 2 से लेके अप टू 4 ईयर तक के हैं कि स्टूडेंट को 2 साल से लेके 4 ईयर तक का वर्क परमिट ग्रांट हो सकता है। बट वो बेसिकली डिपेंड करता है स्टेट वाइज कि उन्होंने कुछ स्टेट्स को रीजनल में कंसीडर किया है जिसके जहाँ पर स्टडी करने से स्टूडेंट को 4 ईयर का वर्क परमिट ग्रांट होता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आजकल स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं अपना रीजनल एरिया को। अब हम बात करते हैं रीजनल एरिया की, तो एडिलेड आपका या फिर आपका पर्थ कंप्लीटली रीजनल में आता है। उसके बाद अदर स्टेट के लाइक मेलबर्न का जिलोंग, बालारट रीजनल में आता है। क्वींसलैंड का गोल्ड कोस्ट, आपका टाउन्सविले, केन्स रीजनल एरियाज़ में आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से स्टूडेंट की एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है और कल भी रहेगा। ओके, सो शिल्पी, अगर हम स्टडी ऑप्शंस की बात करें तो हमारे 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट रहता है सो दैट कि वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सके? अगर हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो दैट टोटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर कि यूनिवर्सिटी ने अपने एंड से कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट सेट किए हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट ने अपना लास्ट क्वालिफिकेशन मीन सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई बोर्ड से किया है या फिर वो आईसीएसई बोर्ड से है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 65% की है। बट वो 65% उनके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कुछ यूनिवर्सिटी ने उसी रिक्वायरमेंट को 70% पे भी रखा है कि हमें 70% रिक्वायर्ड है, बट वो भी बेस्ट 4 में। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा बोर्ड की, स्टेट बोर्ड में जो आते हैं लाइक पंजाब बोर्ड हो गया, आपका HBSC बोर्ड हो गया, उनके लिए यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिक वो डिफरेंट है। उनके लिए उनको 70% इन बेस्ट 4 और कुछ यूनिवर्सिटी को 75% इन बेस्ट 4 की रिक्वायरमेंट रहती है। बट मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी, अगर हम बेस्ट 4 की बात करते हैं तो बेस्ट 4 में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट्स उठाते हैं। अपना जैसे नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, आपने फिजिक्स, आपने केमिस्ट्री, आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश को ऑप्ट किया, तो आपने बेस्ट 4 उसका 65% बनता है। बट अगर किसी स्टूडेंट का वो 65% तो बनता है, बट इन किसी भी बेस्ट 4 में लेस देन 60 है, तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप 65 के साथ एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में 60 तो स्कोर करो। सो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप 70% इन CBSE और 75% इन HBSC को कंसीडर करके चलें। और अगर हम बात करते हैं अपना ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी हर यूनिवर्सिटी का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया जैसे उन्होंने सेक्शन वाइज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से पास आउट है फ्रॉम इंडिया, then the requirement is 50%. अगर सेक्शन 2 यूनिवर्सिटी है, the requirement is 55. अगर सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज़ है तो 60% इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूनिवर्सिटी। इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट एटलीस्ट 60% फर्स्ट डिवीज़न के साथ ही अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई करें।
शिल्पी, नेक्स्ट जो स्टूडेंट के सामने चैलेंज आता है, स्पेशली फॉर आर्ट स्टूडेंट, उनके पास कोई कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन रहते हैं? सी प्रेरणा, अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करते हैं तो आर्ट में आपने देखा होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट स्टूडेंट ने स्टडी किए। किसी ने +2 आर्ट में इकोनॉमिक्स लिया, किसी ने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया, किसी ने साइकोलॉजी को ऑप्ट किया है, किसी स्टूडेंट का पॉल साइंस है, किसी का हिस्ट्री है। तो यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेस्ट 4 सब्जेक्ट डिसाइड करना, और इन्हीं रीज़न के चलते ये रहता है कि आर्ट स्टूडेंट के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। बट ऐसा भी नहीं है कि आर्ट स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं कर सकता। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट बैकग्राउंड से है, उसका परसेंटेज इज़ क्वाइट हाई, लाइक 80% अबव है, और ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे आपको पता भी होगा कि एक इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी रखी हुई है, और उसमें स्कोर अच्छा है उसका, तो ही कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। उनको बेसिक प्रोग्राम अप्लाई नहीं करने चाहिए, लाइक उन्होंने बिजनेस अप्लाई कर दिया, होटल मैनेजमेंट अप्लाई कर दिया। दे शुड अप्लाई फॉर डिफरेंट, लाइक बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के प्रोग्राम इज़ देयर। अगर हम बात करें कम्युनिटी वेलफेयर इज़ देयर, और LLB, दे कैन अप्लाई फॉर LLB, and but for these program they need 7 each. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप की। इफ स्टूडेंट इज हैविंग गैप, 12th पास आउट कर ली है, 1 साल का गैप है, ग्रेजुएशन कर ली है, 2-3 साल का गैप है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप रहता है कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? सी, अगर आप बोलते हैं कि गैप, और फॉर अस गैप मीन्स स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया, तो वो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं है आज की डेट में। अब गैप एक्टिविटी, अगर स्टूडेंट ने अपने आप को किसी एक्टिविटी में एंगेज किया है, लाइक अगर हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, उन्होंने अपना लास्ट क्वालिफिकेशन 23 में कंप्लीट किया, और स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, और उसने आगे अपना इंडिया में ही किसी डिग्री में एनरोल किया हुआ है, तो ही कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। सेकंड, अगर स्टूडेंट की बात करते हैं हम ग्रेजुएशन स्टूडेंट की, तो जैसे आपने बोला कि कोई 20 पास आउट है, कोई 21 है, 22 भी हैं, 23 भी हैं, तो उन सब केसेस में एक बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो वो कोई भी गैप अगर जस्टिफाइएबल है, उन्होंने अपने आप को किसी जॉब में एंगेज किया हुआ है, लाइक XYZ कंपनी में दे आर वर्किंग, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बट द थिंग इज दैट कि वो एक्सपीरियंस बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। सो इन वर्किंग केसेस, स्पेशली इफ स्टूडेंट इज वर्किंग, तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को सबमिट करने चाहिए? क्या उनका क्राइटेरिया रहता है? क्या डॉक्यूमेंट सेट रहते हैं? एज सच कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन हम अगर खुद से बात करें कि हम किसको जेन्युइन मानते हैं, आप स्टूडेंट के पास अपना एक्सपीरियंस है, उसके पास अपना सैलरी इन अकाउंट है, उसकी कंपनी उसका PF डिडक्ट करती है, तो उसके पास अपनी PF की स्टेटमेंट है, एंड दे हैव देयर ओन अटेंडेंस रिकॉर्ड जो आजकल बायोमेट्रिक्स चलती है, तो दीज आर द जेन्युइन प्रूफ टू प्रूव कि उन्होंने ये जॉब जेन्युइनली की है। सो थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शिल्पी। वेलकम प्रेरणा। सो आई होप कि आपको ऑस्ट्रेलिया की एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी।